नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन सेंटर पटना में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च को सुनवाई के बाद नियोजित शिक्षकों में उपजे भय और विश्वास को दूर करेंगे एवं 12 जुलाई को नियोजित शिक्षक की जीत के बारे में बताएंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रवक्ता संतोष श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, 27 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में जो आज हमारे शिक्षक समुदाय नियोजित शिक्षक में एक जो भय व्यक्त है और विश्वास व्यक्त है कि हमको हो सकता है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के वकील मिलकर कहीं न कहीं हमारे जो समान काम समान वेतन जो पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय है उसको उलटफेर करने का एक अंदर से एक अविश्वास जो पैदा हुआ है, उसके प्रति मैं आज हम आपको आश्वस्त कराता हूं कि जो 27 तारीख को जो बहस हुई और बहस के दौरान कोर्ट के अंदर जो स्थिति पैदा हुई उसको हमारे शिक्षक समुदाय के द्वारा जिस तरह से 20%, 30%, 50% वगैरह वगैरह इस टाइप का एक माहौल जो क्रिएट किया गया है, एक सोची साजिश एक राजनीति है ताकि आपको एक भय और एक किसी संगठन के प्रति अविश्वास पैदा करना, आप अपने में एक अविश्वास पैदा करना। उसके समान हम लगातार 4 दिन से 5 दिन से ये चीज को मैं लगातार देख रहा हूं और क्योंकि आज मैं भी एक नियोजित हूं और मैं भी एक नेतृत्व करता हूं, इसलिए मैं आपको और आपके जितने भी साथी नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक समुदाय है, उसको एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब 27 तारीख को कोर्ट नंबर 11 में जब आदर्श गोयल न्यायमूर्ति माननीय आदर्श गोयल जी एवं माननीय न्यायमूर्ति नरीमन साहब के द्वारा जैसे ही कोर्ट का प्रोसीडिंग प्रारंभ किया गया, उस समय कोर्ट के में केंद्र के महाधिवक्ता वेणुगोपाल जी के द्वारा जब ये प्रस्तुत किया गया कि हम जो बिहार सरकार के द्वारा जो राशि मांगी जा रही है उसको हम देने में असमर्थ हैं, एक टाइप का जिस तरह से 15 तारीख को नरसिम्हन साहब जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सोलिटर हैं, उनके द्वारा एक बात कहा गया था कि जो बिहार सरकार का जो रिपोर्ट है फेक एंड फ्रॉड है, जस्ट उसी के जस्ट विपरीत जाते हुए वेणुगोपाल जी के द्वारा ये कोर्ट को बताया गया कि मेरे पास राशि नहीं है और सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा जो राशि की मांग की जा रही है मैं देने में असमर्थ हूं। और उसमें एक बात ये भी कोर्ट को उनके द्वारा बताया जा रहा है कि समान कार्य एवं समान वेतन का जो मुद्दा है एक देशव्यापी मुद्दा है और उस देशव्यापी मुद्दा को देखते हुए कि एक समग्र नियोजित शिक्षक माने जो शिक्षकों का जो क्षेत्र है उसको प्राथमिकता के तौर पर देखते हुए विचार करने की बात भी दोहरा दी जाती है और पूरे देश में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में एकरूपता लाने की बात किया जा रहा है और साथ ही इस मुद्दे पे अन्य राज्यों से बात करने के लिए भी बात कोर्ट के सामने हमारे अटॉर्नी जनरल के द्वारा बताया गया। जो एक मैं अपने माध्यम से एक आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब शिक्षा का अधिकार 2009 का जब अधिनियम को जब पारित किया गया था तो उसमें शिक्षा को एक प्राथमिक तौर पे प्राथमिकता देते हुए और आरटी को पालन करने के लिए उनके द्वारा एक नियम जो बनाया गया था कि जो भारत देश में जो देशव्यापी जो बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक का कहीं किसी इलाके में हो, किसी क्षेत्र में हो, लोकल बॉडी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाए या स्टेट के द्वारा किया जाए या सेंट्रल के द्वारा किया जाए, उसमें एक
यूनिफॉर्म सैलरी की बात किया गया, जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। शायद उस अधिनियम को वेणुगोपाल जी पढ़ के नहीं आए थे, इसलिए कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जो वकील हैं, कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा जो इनको मौका दिया गया था कि आप दोनों इसको पढ़ के आइए और इसको सुलह करने के लिए कोर्ट 27 तारीख को अपने फैसला सुनाएगा। लेकिन उस दिन उनके द्वारा जो जानकारी दिया गया, हो सकता है कि जल्दबाजी में, हो सकता है कि चालबाजी में ऐसा उनके द्वारा ये तथ्य रखा गया है। जब आरटी का अधिनियम जो खुलेगा, जिस बात पे वेणुगोपाल जी ने जिसका जिक्र किया है, जब आरटी का एक का जब हम लोग रखेंगे कोर्ट के सामने, तो उनका ही बनाया गया रूल उनको धज्जी उड़ा देगा। और समान काम समान वेतन, जहां पे आरटी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक शिक्षक का जो वेतन होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, जो उनका कार्य है जब एक रूपता है, जो अटेंडेंस बनता है एक रजिस्टर पे होता है, जो बच्चे हैं वो सभी को नियोजित शिक्षक भी उसी बच्चे को पढ़ाते हैं। तो एक कैसे किस टाइप से उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, जबकि 15 तारीख को जस्ट इसी रिपोर्ट को जो बिहार सरकार का एक फ्रॉड जो बनाया गया था, उसको उनके द्वारा समर्थन किया गया 27 मार्च को। इस चीज का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जब बिहार सरकार गलती करे तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि उसको किसी तरह से उसको समझाया जाए कि वो संविधान में प्रदत्त शक्तियां, जो हमारी मौलिक शक्तियां हैं, अगर उसका उल्लंघन करती है तो केंद्र को भी आधार बनता है कि बार बार हर एक साल जब ये अपनी बार बार जो मीटिंग में बुलाते हैं, उस समय इनका ध्यान आकर्षण नहीं किया गया। तो ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार की लापरवाही भी है, क्योंकि अगर लापरवाही अगर नहीं होती तो वो राज्य सरकार और अन्य राज्यों की जो बात कर रहे हैं, ये वहां कोर्ट में नहीं उठाई जाती। क्योंकि जब केंद्रांश और राज्यांश की बात होती है, तो ये जो गैर योजना मद के जो पैसे आते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा सबको अपने शेयर के अनुसार उनको दिया जाता है। और उन्हीं के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि कितने शिक्षकों को आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जिसकी बात केंद्र लगातार लोकसभा में भी क्वेश्चन के द्वारा उठाया गया है, उसमें भी इनके द्वारा बताया गया है। और राज्यों का जब पैब का मीटिंग होता है, चाहे एसएसए का हो चाहे रमसा का हो, उस समय भी इस चीज को लगातार इंडिकेट किया जाता है कि आपके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक कार्य का पूर्ण नहीं किया गया, जिसके चलते आपका वित्तीय जो है आपको नहीं दिया जा रहा है, जो लाभ दिया जा रहा है, जो पुनः आपका वित्तीय है अर्थव्यवस्था है, उसको आपका हम समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए बार बार उनको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार के ही मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसको हमेशा निर्देशित किया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे वेणुगोपाल जी ने, जो महाधिवक्ता हैं, जो संविधान के रक्षक के रूप में सरकार को समर्थन देते हैं, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसे उनसे उम्मीद हम लोग कतई नहीं रखे थे। अगर ऐसा किया गया है तो हम लोग उस 12 जुलाई को होने वाला जो सुनवाई होगा, उसमें केंद्र सरकार को भी चेतावनी देते हुए उनके वकील को भी हम लोग चेताएंगे और बिहार सरकार के भी वकील को चेताएंगे कि जो माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो केस हम लोग ने दायर किया था CWJC 211/99, जिसका न्याय निर्णय जो हमारे नियोजित शिक्षकों को नियोजन रूपी कलंक एवं समान काम समान वेतन के लिए न्यायादेश जो दिया गया था, नियमावली 2006 और नियमावली 2008 को जो जिसे ही वो कोलैप्स कर दिए हैं, उसको रद्द कर दिया गया है। तो उस नियमावली का जब निर्माण किया गया था, वो हमारे संविधान में प्रदत्त शक्तियां अनुच्छेद 14, 16, 21 और 23 का उल्लंघन था। और मेरी लड़ाई संविधान में प्रदत्त शक्तियों को पाने की है, ना कि सरकार से लड़ने की। अगर सरकार ने ये 4 अधिनियम पे, अगर अनुच्छेदों पे अगर सही से अगर वर्क किया अगर होता, तो हो सकता है कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग को न्याय नहीं दिया जाता। लेकिन आज हम लोग इसलिए इस जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं 14, 16, 21, 23, उसके माध्यम से हम लोग 12 जुलाई को हम लोग अपने वकील जो सुप्रीम कोर्ट के एक आइकन के तरह से राजीव धवन जी जाने जाते हैं, उनको हम लोग उसके लिए स्टडी करवा रहे हैं।
और ताकि संविधान में शक्तियों पे हम लोग बात करें, आरटीई पे बात करें। आरटीई पे जो उनके द्वारा जो नियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, सभी राज्यों को समग्र विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया था। निःशुल्क में जो गरीब बच्चे हैं सबको पढ़ाने के लिए बनाया गया था। कहीं न कहीं उस चीज को माननीय वेणुगोपाल जी के द्वारा या तो स्टडी नहीं किया गया या चालाकी से कोर्ट को गुमराह करने के लिए जिस तरह से 27 तारीख को उन्होंने रखा है अपने पक्ष को, उसको हम लोग धज्जी उड़ाएंगे। और साथ ही आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के वरीय अधिवक्ता रणजीत कुमार जी ने जिस तरह से कहा गया कि जो केंद्रांश है वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के लिए दिया जाता है, तो मैं वैसे वकील को भी सलाम इसलिए करूंगा कि अपनी जानकारी को बढ़ाएं, और जानकारी को इसलिए बढ़ाएं कि गैर योजना मद की जो भी राशि आती है केंद्रांश के साथ आती है। इस तरह से कहीं सरकार का रणनीति का कहीं वो समर्थन न करें, इसके लिए मैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूं। वैसे शख्स जो जब अधूरी जानकारी ला के जो कोर्ट को गुमराह करने के लिए सभी 105 वकीलों के बीच में एकलौता जो व्यक्ति है कोर्ट को गुमराह कर रहा था, मैं वैसे वकील को भी मैं उस दिन हम लोग इंगित किया है। और क्योंकि वैसे वकील पटना हाई कोर्ट में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि टेट, नॉन टेट, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक लाइब्रेरियन सभी की उन्होंने बाइफरकेट करने के लिए पटना हाई कोर्ट में भी कहा गया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, ऑल नियोजित शिक्षक के पक्ष में जो फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, संविधान की शक्तियों को उन्होंने जिस तरह से रक्षा की है, उसी रक्षा के आधार पर मैं आत्मविश्वास के साथ में आज भी मैं 27 तारीख को सभी साथी जब निराश थे उस समय भी मैंने उनको चेतावनी दिया था कि दोस्तों न्यायालय और न्यायपालिका कभी हमको गलत रास्ते नहीं ले जाएगी, हमेशा जीत की तरह से हम लोग जा रहे हैं। और जिस तरह से उनके द्वारा जो बातें रखे कि मैं केस के द्वारा केस का जो मेरिट होगा उसके आधार पर मैं शुरू से इस न्यायालय में मैं सुनूंगा, तो मैं वैसे माननीय न्यायाधीशों का मैं इस बात का पक्ष का मैं स्वागत भी करूंगा। और साथ में मैं नियोजित शिक्षकों को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि 26 नवंबर 2016 का जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था, समान काम समान वेतन, उस बेंच में हमारे जो तत्कालीन नरीमन साहब हैं उस बेंच के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं उस पीड़ा को नरीमन साहब के द्वारा जाना जाता है। और 12 तारीख को नरीमन साहब का जो फैसला होगा हम नियोजित शिक्षकों के लिए और बिहार के तमाम वैसे प्रदेश जहां पे नियोजन, कॉन्ट्रैक्ट सबके नाम पे जो युवा पीढ़ी को जो बर्बाद कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश होगा कि आने वाले समय में वो कभी गलती न करें, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का सदुपयोग करें। हम इस तरह से आश्वस्त हैं कि 12 जुलाई को हम लोग किसी भी हाल में इस केस को जीत रहे हैं, जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त हैं। और हमारे जो अधिवक्ता हैं जो शुरू से इस केस को देख रहे हैं, और साथ में वरीय अधिवक्ता जो हमारे आइकॉन के तरह से राजीव धवन जी ने जो बातें कह दी थी, आज उसको निरंतर हम लोग देखते जा रहे हैं। और उनके द्वारा जो तैयारी किया जाएगा वो हमारे नियोजित शिक्षकों के प्रति और बिहार ही नहीं पूरे भारत देश के लिए उन युवाओं को एक प्रेरणा भी मिलेगा कि बिहार में जो नियोजित शिक्षकों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिहार की जो सरकार है, जो तत्कालीन सरकार है, जो सौदागर का काम करती है, उनको मुंह खाना पड़ेगा। और शिक्षा और बिहार का जो शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आप सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि जो आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे अनाप शनाप जिस टाइप के गैर जिम्मेदाराना लोग पोस्ट कर रहे हैं उसको आप इग्नोर करें। क्योंकि आपको मैं पहले भी 31 अक्टूबर से पहले भी मैंने आप सभी को आग्रह किया था कि जो चीज होने वाला है वो हम जीत रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं वो लोग सिर्फ लोगों में अविश्वास और कुछ देर के क्षणिक सुख के लिए अपने व्हाट्सएप वगैरह का यूज कर रहे हैं। उनसे आप बचें। किसी प्रकार का अगर आपको अविश्वास है, किसी प्रकार का संदेह है, तो आप हमसे जरूर बात करें। संतोष श्रीवास्तव 24/7 पे आपके लिए खड़ा है। और जब भी किसी प्रकार संदेह हो तो हमारे उपेंद्र राय जी से, संतोष श्रीवास्तव से
और शिवनारायण पाल वगैरह जो हमारे जो टीम के लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे आप बात करें, क्योंकि न्यायालय जज्बात पे नहीं लड़ी जाती है, कागजों से लड़ी जाती है। और कागजों के मसीहा हम हैं। जो कागज 2002 से लेकर आज तक जितने नियोजित शिक्षकों के विरोध में गई है, चाहे फ्रंट पे गई है, और कैसे नियमावली बनाई गई है, सबका प्रूफ कॉपी लेकर हम लोग रखे हुए हैं। और उस दिन 12 जुलाई को जो सरकार, जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार अगर अपनी चालबाजी से अगर बाज नहीं आती है तो उनको मुंह खाना तय है। अगर वो सकारात्मक होकर या तो SLP वापस लें या हमारे पक्ष में जो जानकारी है उनको दें, तब हम लोग सरकार और केंद्र के सरकार दोनों में विश्वास बहाल कर पाएंगे। अन्यथा आने वाले समय में इनके विरुद्ध कोर्ट के साथ साथ मैं रोड का आंदोलन के लिए भी आगाज करूंगा। धन्यवाद। संतोष श्रीवास्तव, प्रवक्ता, बिहार माध्यमिक संघर्ष समिति। इंफॉर्मेशन सेंटर को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।